देखो आपको सबसे पहले सीट में जो बात लिखी हुई है वो क्या बात लिखी हुई मिली है? तो बात लिखी हुई आपको मिली है साइबर क्राइम की। इसके बारे में लिखी हुई है। तो देखो अभी हाल ही में सबको राम राम भाई। अब देखो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके बाद में हाल ही में जो इंडेक्स जारी हुई है, जो सूचकांक जारी हुए है, वो किसके बारे में जारी हुए हैं? साइबर। साइबर से रिलेटेड सूचकांक जारी हुए हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले कहाँ आते हैं। तो देखो विश्व में सबसे ज्यादा ये जो साइबर क्राइम के मामले वो कहाँ आते हैं? रूस में। 2 नंबर पे कौन सा है? यूक्रेन। और हमारा स्थान कौन सा है? तो साइबर क्राइम के मामलों में भारत इस बार जो सूचकांक जारी हुए हैं, जो इंडेक्स जो जारी हुई है, उसमें कौन से स्थान पर रहा है? 10वां स्थान। तो सीधा इतना ही ध्यान में रखना है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की पोजीशन क्या रही? 10वीं। फर्स्ट रैंक पे कौन रहा? रूस। ठीक है। और रूस के बारे में अभी पढ़ा था हमने 2-3 बातें। रूस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? आपने रूस के बारे में ये पढ़ा कि रूस, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो रूस जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है। सॉरी 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 सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। और एरिया के अकॉर्डिंग देखें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, पहले स्थान पर है। रूस जो है ना, रूस, रूस की राजधानी है मास्को। कौन सी है? मास्को। ठीक है। अच्छा, रूस जो देश है ना, यहां पर 12 बच्चे पैदा करने वाली मां को एक पुरस्कार दिया जाता है। 12 बच्चे पैदा करने वाली माता को जो पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? लेनिन माता पुरस्कार या मदरलैंड अवार्ड। लेनिन माता पुरस्कार। यहां ऐसा इसलिए है कि इनका जो सेक्स रेशियो जो है ज्यादा करें तो ज्यादा मिल जी। 12 भी बहुत मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है ना वो अलग है। क्लाइमेट के अनुसार यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ लिंगानुपात बहुत कम है। तो देखो, लेनिन माता पुरस्कार कौन सा देश देता है? रूस। कब दिया जाता है? कि जब कोई महिला 12 बच्चों को जन्म देती है तब था। अब इन बच्चों की संख्या क्या कर दी? 10। कि अब 10 बच्चों को जन्म देने वाली माता को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? लेनिन माता। पहले 12 थे, अब कितने कर दिए? इस पुरस्कार का दूसरा नाम है मदरलैंड अवार्ड। क्या नाम है? मदरलैंड अवार्ड। और इसमें जो राशि दी जाती है वो राशि दी जाती है 13 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 13 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये रूस की बात आई तो हमने सारी बातें कर ली कि रूस जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहला है। अभी रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, रूस में लिंगानुपात यूक्रेन के बाद सर्वाधिक है। विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखे तो यूक्रेन का है। 1000 छोरों पर 1169 छोरियां हैं। कितनी है? यूक्रेन में 1169 छोरियां हैं और रूस में 1140 है। मतलब 140 छोरियां तो रूस में ज्यादा है और 1169 यूक्रेन में ज्यादा है। भाई ज्यादा है ना भाई, अपना आईपीएल में नाचा है। रशियन है ना? हाँ वो ये है। अच्छा, तो ये रूस और यूक्रेन का लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 9:4:3। तो देखो हम कितनी बड़ी बावड़ी झालर थे भाई। हमारे बच्चे दोनों जगह ही पढ़ रहे हैं। जब रूस यूक्रेन का विवाद हुआ तो हमने, हमारे बच्चे रूस से भी भारत आए, यूक्रेन से भी भारत आए, तो वो अकेले आए। वो अपने साथ इनको भी ले आते कि आप वहां असुरक्षित हो, आप चलो, आप सुरक्षित, हम सुरक्षित। हाँ, तो हमारा आंकड़ा सुधर जाता, हम फिर इंटरनेशनल जवाई हो जाते। अब जब हम जब अंतर्राज्यीय जवाई है, हम बिहार के जवाई बन रहे हैं, तो हम सीधे रूस के जवाई हो जाते हैं। फिर कह सकते हैं। हाँ, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है, 943 है। 57 अभी बिहार के जवाई बन रहे हैं। ठीक है। हाँ। फिर देखो अभी हाल ही में ये बातें मान दी ना आपने जो मैंने लिखी, साथ साथ में लिखते जाओ, इसका वेट मत किया करो, साथ साथ में जल्दी लिख लो थोड़ा सा जिन्होंने नहीं लिखा है। कि रूस का लिंगानुपात तो है 1140, यूक्रेन का है 1169। विश्व का लिंगानुपात देखें ना, पूरे विश्व का तो 994, यानी 6 लोग तो विश्व में भी कुंवारा रहे, कोई अखंड कुंवारा हुए। हाँ, है ना? तो वो 994 है। तो विश्व का लिंगानुपात कितना है? 994। भारत का 943 है ना। 994 विश्व का है, भारत का 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात यूक्रेन का है, उसके बाद में रूस का है। ठीक है। भारत में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला एक ही राज्य है,
केरल 1084, केरल का लिंगानुपात 1084 है ना। अच्छा, सऊदी अरब का लिंगानुपात 468 ही है, सबसे कम है 468, ये सऊदी अरब का है? 2.5 आदमियों पर एक लुगाई। हाँ, तो यहाँ तो बहुत, इसलिए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए सख्त कानून है, कोई महिला बिना पर्दा बाहर नहीं निकल सकती, पर निकलने की दूर है, कोई देख ही नहीं सकता, देख लिया तो सजा है। इसलिए पहले पर यहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार है नहीं था, अब दिया है ना। हाँ, वोटिंग का राइट्स इनको नहीं था। अच्छा, वहां पर किसी भी महिला को आपके ड्राइविंग करना भी अलाउड नहीं था, कुछ समय पहले ही किया है ड्राइविंग का भी काम, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमने अभी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स पढ़ी है। अच्छा, साइबर जो विषय है ना, वो कौन सी सूची का है? साइबर किस सूची का विषय है? सूची 3 प्रकार की होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ऐसा विषय जिन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। तो साइबर समवर्ती सूची का विषय है। हटा दूं मैं इसको? ओके। अब देखो, कुछ सैन्य अभ्यास की लिस्ट मैंने लगाई है, या इनमें से सारे सैन्य अभ्यास आपको याद नहीं करने, जो अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं टिक कर देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनमें से 2024 वाले तो मैंने सारे इसलिए ले लिए कि तो 24 में ही हुए। जैसे एक है लमिते, नाम क्या है? ये भारत और सेशेल्स के बीच में है, एक देश तो सेशेल्स और एक है भारत, और ये इस साल कहां पर आयोजन हुआ था? सेशेल्स में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो गगन शक्ति है, एक मिलन है, एक धर्म गार्जियन है, एक वीर गार्जियन है, एक मित्र शक्ति है, एक कोंकण है, एक सूर्य किरण है, एक काजिन है, एक संप्रीति है। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। एक डेजर्ट साइक्लोन, बस ये लिख दो, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ देना, बस ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे गगन शक्ति, शायद हमने पिछले संडे को बात की थी, शनिवार को, कि गगन शक्ति केवल भारत की वायुसेना का है। केवल किसका है? भारत की वायुसेना का। अभी 1 अप्रैल से ये युद्धाभ्यास पोखरण राजस्थान में ये चल रहा है, पोखरण जैसलमेर में ना, वहां ये चल रहा है युद्धाभ्यास। 1 से 10 अप्रैल तक था, तो ये पूरा भी हो गया है। तो ये ध्यान में रखना, ये केवल भारत की वायुसेना का है, गगन शक्ति। दूसरा है मिलन। देखो, मिलन में 50 देश शामिल हैं, और ये नौसेना का युद्धाभ्यास है, और विशाखापट्टनम के आसपास ये हुआ था, ठीक है। फिर है डेजर्ट साइक्लोन। कौन सा साइक्लोन? और ये भारत और यूएई के मध्य हुआ था, और ये कहां हुआ था? राजस्थान में, डेजर्ट साइक्लोन। एक है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, और एक है वीर गार्जियन। ये दोनों ही भारत और जापान के मध्य होते हैं। एक जिम्बेक्स, एक धर्म गार्जियन, एक वीर गार्जियन, और एक मालाबार। ये 4 युद्धाभ्यास है। तो जिमेक्स भी भारत जापान, धर्म गार्जियन भी भारत जापान, वीर गार्जियन भी भारत जापान, और मालाबार में 4 देश है। मालाबार में कौन कौन से देश है? तो 2 तो ये है ही, भारत और जापान, इसके अलावा एक यूएसए और एक ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल 4 देश है मालाबार में, ठीक है। ये बीकानेर के महाजन फायरफील्ड रेंज में हुआ था, ठीक है। संप्रीति की बात करें तो आप याद करना, संप्रीति में समर्पण कर दिया बांग्लादेश ने, किसके सामने की? भारत। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। ये मेघालय में हुआ था, उमरई नामक जगह है, वहां पर ये युद्धाभ्यास आपके आयोजित हुआ था। सूर्य किरण, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ है, भारत और नेपाल के साथ है, ठीक है। भारत नेपाल के साथ तो है सूर्य किरण। संप्रीति है बांग्लादेश के साथ, और मैत्री, मैत्री किसके साथ है? या मित्रता, तो श्रीलंका के साथ है। मैत्री किसके साथ है? देखो, मित्र शक्ति ये रहा, किसके साथ है? भारत और श्रीलंका के साथ। तो भारत श्रीलंका मित्र शक्ति है, भारत नेपाल सूर्य किरण है, संप्रीति भारत बांग्लादेश है। ये काजिंद भारत कजाकिस्तान है, नाम से पता चल रहा है, काजिंद। काजिंद कजाकिस्तान और हिंदुस्तान, काजिंद ऐसे बनाए, काज और हिंद, कजाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो काजिंद। एक है, देखो, एक नाम आता है आपके इंद्र, INDR, युद्धाभ्यास का नाम है इंद्र। तो इंद्र इंडिया और रूस, इंद्र। और एक है इंद्र शक्ति, वो अलग है। इंद्र युद्धाभ्यास है, वो भारत और रूस का है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। तो ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें ये वीर गार्जियन, ये रहा भारत और जापान का, जो जापान में हुआ था वीर गार्जियन, और धर्म गार्जियन अभी आपके बीकानेर महाजन फायरफील्ड रेंज में संपन्न हुआ था।
ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी। युद्धाभ्यास के बारे में लगभग 10 से एक युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है, बाकी तो होते ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट 10-12 युद्धाभ्यास ही है। ठीक है, फिर और देखें तो एक नाम है, एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये सैम पित्रोदा की पुस्तक है। इसकी पुस्तक है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की पुस्तक का नाम क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का विचार जो है वो सैम पित्रोदा की पुस्तक है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतांत्रिक, तो ध्यान में रखना, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटी अगर पूछ लें तो वो कौन है? इंडिया। ठीक है, हाँ, तो लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लिख दिया, हटाऊं? अब देखो आगे एक नाम लिखा हुआ है, एक पुरस्कार है, और पुरस्कार का नाम देखना, पुरस्कार का नाम देखना, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर। पुरस्कार का नाम क्या है? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर। ठीक है ना, पुरस्कार का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। कौन सा देश है? तो यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं नासा, क्या बोलते हैं? तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी ने इधर का ना, देखो, यूएसए स्थित स्पेस फाउंडेशन, यूएसए की जो स्पेस फाउंडेशन है, उनका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर। यह पुरस्कार 2024 में इसरो को मिला है। किसको मिला है? और इसरो की उस टीम को मिला है जिन्होंने चंद्रयान 3 की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस टीम को मिला है, चंद्रयान 3 वाली टीम को। और चंद्रयान 3 की हमने बात भी की थी शायद पिछली जो क्लास हुई थी ना, इससे लास्ट क्लास, उसमें हमने चर्चा की थी। हमने ये देखा था कि चंद्रयान 3 को, देखो आपने ऐसे देखा था उसमें कि चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 आपने पृथ्वी से चंद्रमा पर अभियान किया था। पृथ्वी से कहां पर किया था? चंद्रमा पर। अब पृथ्वी से चंद्रमा पर जो अभियान किया था, उस अभियान का नाम था चंद्रयान 3। ठीक, ये अभियान आपने भेजा कब था? 14 जुलाई को। यानी 14 जुलाई को पृथ्वी पर एक देश है भारत, भारत में एक राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक जगह है हरिकोटा, और हरिकोटा में एक अनुसंधान क्षेत्र है जिसको बोलते हैं श्री हरिकोटा अनुसंधान केंद्र, आंध्र प्रदेश। वहां से आपने 14 जुलाई को ये चंद्रयान 3 प्रक्षेपण भेजा था। ठीक है, 14 जुलाई को भेजा था। 23 अगस्त को वो चंद्रमा पर जहां उसको पहुंचना था, भाई प्रत्येक चीज के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये साउथ पोल पर जहां इसको उतारना था वहां ये पहुंच गया था। कितने तारीख को? 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई थी। कहां? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह पर इसकी लैंडिंग हुई, उस जगह को हमने क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट। तो शिव शक्ति पॉइंट क्या है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि शिव शक्ति पॉइंट वो है जहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। ठीक है, अब ये चंद्रयान 3 था, इसके 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? एक तो था प्रणोदन। क्या पार्ट था? एक क्या नाम था? विक्रम। और एक का क्या नाम था? एक तो विक्रम था। विक्रम तो क्या था? लैंडर। विक्रम तो क्या था? और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। प्रज्ञान, ये रोवर का नाम था। अब ये था क्या? सुन लो पहले, ये पूरा का पूरा जो यहां से पृथ्वी से जो भेजा गया उसको नाम दिया गया प्रणोदन। अब उसके कई पार्ट हो गए। जैसे लास्ट में जब चंद्रमा के ध्रुव पर उतरने वाला था, जो लैंड करने वाला जो पार्ट था, उस पार्ट का नाम क्या था? विक्रम। और जैसे ही वो पार्ट लैंड हुआ, लैंड होने के बाद में उस पार्ट में से, उस लैंडर में से एक रोबोट निकला।
6 टायरों का एक रोबोट निकला, उस रोबोट का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो प्रज्ञान क्या था? रोवर था, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक रोवर जो निकला उस रोवर का नाम प्रज्ञान था, और ये जो विक्रम था वो था लैंडर, ठीक है। और जहां पर ये आपके लैंडर उतरा था उस जगह का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। और कितनी तारीख को उतरा? तो आपने कहा 23 अगस्त को उतरा, इसलिए 23 अगस्त को हमने एक दिवस मनाने का अनाउंसमेंट किया है। कौन सा? राष्ट्रीय स्पेस डे, है ना, नेशनल स्पेस डे। तो ये ध्यान में रखना, कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। पहला राष्ट्रीय स्पेस डे कब मनाया गया? मनाया ही नहीं गया, 24 में मनाया जाएगा, 23 में तो अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो 24 में 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। समझ गया कि बात को? ओके। तो ये सारी बातें आपने चंद्रयान 3 के बारे में जानी। और अभी इस चंद्रयान 3 की वजह से इसरो को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो ये जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिलेगा। और ये किस देश का है? तो यूएसए की जो आपके इन्वेंशन जो संस्था है, जो स्पेस फाउंडेशन है यूएसए का, उनका ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। अब सुनना, एक देश है जिम्बाब्वे, और कुछ समय पहले ये चर्चा में भी रहा था जिम्बाब्वे। कौन सा देश है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी भी है, अभी आईपीएल में खेल रहा है, मैंने कल परसों नाम भी देखा था इसका, है सिकंदर रजा। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है वो सिकंदर रजा। तो जिम्बाब्वे की मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम चेंज कर दिया, और उसकी नई मुद्रा है जिसका नाम क्या है? जिग। क्या नाम है? पहले इसकी मुद्रा थी जिम्बाब्वे डॉलर। क्या नाम था? तो जिम्बाब्वे की मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर से क्या हो गई है? जिग, ठीक है। अच्छा, अब ये चर्चा में रहा था श्रीलंका की वजह से। पिछला जो विश्व कप हुआ था ना भारत में, 13वां विश्व कप, उस विश्व कप में श्रीलंका को श्रीलंका के बोर्ड ने रद्द कर दिया, श्रीलंका टीम को। और जैसे ही श्रीलंका टीम को रद्द किया तो क्रिकेट की सबसे बड़ी जो एजेंसी है, जो सबसे बड़ी जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं आईसीआई, बोलते हैं ना आईसीसी, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। निलंबित का मतलब था अब आप कोई भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं खेलोगे। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आप कोई बड़ा जो आपके टूर्नामेंट है वो आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, वर्ल्ड कप वगैरह। आज तक विश्व में 2 ही टीमें निलंबित हुई है आईसीसी के थ्रू, एक तो हुई थी जिम्बाब्वे और दूसरी है श्रीलंका। इस वजह से जिम्बाब्वे थोड़ा चर्चा में रहा था। जिम्बाब्वे एक गरीब देश है, वैसे कोई बड़ा देश नहीं है, अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे, है ना। यहाँ पर आपके थोड़े से माइंस की वजह से ये थोड़े ठीक जाने जाते हैं। और अभी इन्होंने अपनी मुद्रा का नाम क्या कर दिया है? ठीक है, ओके। अब देखो, एक नाम है बिल्किश मीर। बिल्किश मीर, ये बिल्किश मीर जो है, ये एक जम्मू कश्मीर की महिला तैराक है। तैराक जानते हो ना, इसलिए इसे जलीय महिला कहते हैं, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर की है। और अभी इस साल जो ओलंपिक होने हैं, इस साल जो ओलंपिक होने हैं वो ओलंपिक कहाँ होंगे? तो देखो, इस बार जो ओलंपिक होंगे वो ओलंपिक होंगे आपके पेरिस में। कहाँ होंगे? तो ओलंपिक है ना, ये 4 साल से होते हैं। कितने वर्ष से होते हैं? 4 वर्ष से होते हैं। और ओलंपिक का आयोजन कौन करवाती है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, आईओसी, ये ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष से करवाती है। इस साल जो ओलंपिक होगा वो होगा 33वां। कौन सा होगा? जहां ओलंपिक होता है वहीं पैरा ओलंपिक होता है, वहीं पैरा ओलंपिक होता है। तो इस बार जो पैरा ओलंपिक होगा वो होगा 17वां। और ये 4 साल से होते हैं। तो पहले 2020 के थे, तो अब कब होंगे? 2024 में। ये जुलाई में होंगे, जुलाई अगस्त 2 महीने में होंगे। और ये कहां होंगे? तो ये होंगे पेरिस में। कहां होंगे? और पेरिस कहां का शहर है? फ्रांस का। तो वहां पर ये जो बिल्किस मीर है, ये रेफरी के तौर पर गई है। किस रूप में गई है? रेफरी के रूप में। और रेफरी के रूप में भारत से इस ओलंपिक में जाने वाली पहली महिला रेफरी कौन है? बिल्किस मीर। समझ गए मेरी बात को? जुलाई में जिस दिन टूर्नामेंट शुरू होगा, जिस दिन ये ओलंपिक शुरू होगा। अच्छा, ये ओलंपिक ग्रीष्मकालीन है एक शीतकालीन? ग्रीष्मकालीन, ठीक है ना। तो ये जब ओलंपिक शुरू होंगे जुलाई में,
तो पहले दिन जब शुरू होते हैं उस दिन कहते हैं उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की जो टीम जाएगी उस टीम का नेतृत्वकर्ता कौन होगा, जिसे हम कहते हैं फ्लैग वियर या आपके कह देते हैं ध्वजवाहक। तो भारत का फ्लैग वियर या ध्वजवाहक कौन होगा? पिछली क्लास में चर्चा की थी हमने, बताओ। मैंने बताया था टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत कमल अंचता कौन होंगे? शरत कमल अंचता भारतीय ध्वजवाहक होंगे, शरत कमल अंचता। और शायद एक बात और बताई थी मैंने कि पिछले वर्ष शरत कमल अंचता को एक अवार्ड मिला था, अवार्ड था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी 25 लाख रुपए की राशि मिलती है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। और वो अवार्ड किसे मिला था? शरत कमल अंचता। इनका जो खेल है वो है टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये आपको किसके बारे में ध्यान में रखना है? शरत कमल अंचता के बारे में। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये ओलंपिक की बात थी। अच्छा, इस बार एक आपके खेल और आता है, उस खेल को हम बोलते हैं भारोत्तोलन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? वेट लिफ्टिंग। भारत से वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाली एकमात्र महिला कौन है? मीराबाई चानू। जानू नहीं है, चानू है। हाँ, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ये भारत की क्या है? वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर है। इनका खेल क्या है? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर। और ये 49 केजी भार वर्ग से इसमें शामिल हुए। इन टूर्नामेंट में उम्र नहीं होती, इसमें होता है वेट। जैसे कबड्डी है, भारोत्तोलन है, इनमें वेट के अकॉर्डिंग खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। ठीक है ना? आपका वेट कैसे? वेट वर्ग में। जैसे कुश्ती है तो ये वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मीराबाई चानू इस ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग से पार्टिसिपेट करने वाली एकमात्र महिला वेट लिफ्टर है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक जो होगा ना, इसमें भारोत्तोलन में भारत से एक ही महिला जा रही है और उस महिला का नाम क्या है? मीराबाई चानू। ठीक है, ओके, ये भी लिखा हुआ है आपके शायद इस कागज में, आप आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो। हो गया इसकी बात? तो इसमें ये लिखा हुआ है ना कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है बिल्किश मीर। है कहां की? जम्मू कश्मीर की। इसे क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी की जलीय महिला इसकी उपाधि है। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना। फिर एक नाम है सेंगेन क्षेत्र। क्या नाम है? सेंगेन क्षेत्र। एक आपने शायद पहले भी मेरे से, जब पहले दिन हमने ये शनिवार को क्लास शुरू की थी तो एक नाम पढ़ा था नार्डिक क्षेत्र, पढ़ा था ना? नार्डिक। तो नार्डिक देश पढ़े थे कि 5 या 4 देश पढ़े थे कि वो देश नार्डिक देश कहलाते हैं, पढ़े थे ना? तो ऐसे ही एक एक संगठन है, उस संगठन को कहते हैं सेंगेन क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेंगेन क्षेत्र यूरोप के महाद्वीपों, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के 25 देशों का संगठन है। कितने देशों का? यूरोप महाद्वीप के 25 देशों का संगठन है जिसका नाम क्या है? सेंगेन। अब सुनना, सेंगेन एक देश का क्षेत्र है। और किस देश का क्षेत्र है? तो ये लेक्जमबर्ग नाम का एक देश है। कौन सा देश है? लेक्जमबर्ग। लेक्जमबर्ग एक देश है और उस देश का एक शहर है, शहर का नाम क्या है? सेंगेन। 1985 में 5 देशों की मीटिंग हुई और वो मीटिंग किस शहर में हुई? सेंगेन में। सेंगेन शहर में 5 देशों की मीटिंग हुई और इन्होंने कहा हम मिलकर एक कोई संगठन बनाते हैं। तो इस संगठन का नाम क्या रख दिया? सेंगेन। क्या रख दिया? सेंगेन। तो सेंगेन में शुरुआती में कितने देश थे? 5, जब 1985 में इस पर साइन हुए थे। वर्तमान में इसमें 25 देश तो आपके पूर्ण सदस्य हैं। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट मेंबर, की वो आधे अधूरे नहीं है। तो 25 देश तो पूर्ण सदस्य है किस क्षेत्र के? सेंगेन क्षेत्र के। तो पूछ ले सेंगेन क्षेत्र क्या है? तो यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के 25 देशों का संगठन किस नाम से जाना जाता है? सेंगेन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और अभी चर्चा में रहने के कारण 2 देश है, एक तो रोमानिया और एक है बुल्गारिया। एक देश तो है रोमानिया और एक देश है बुल्गारिया। ये दोनों देश वर्तमान में किसके सदस्य बनने वाले हैं? सेंगेन के। अभी आंशिक सदस्य बने हैं, मतलब आंशिक का मतलब होता है कुछ कुछ आधे,
पूरे सदस्य भी नहीं बने हैं, तो आंशिक रूप से इसके मेंबर में शामिल हुए हैं। तो शेंगेन क्षेत्र में टोटल 25 देश है, आंशिक रूप से 2 देशों के शामिल होने के कारण शेंगेन क्षेत्र चर्चा में रहा है, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि भाई किस प्रकार का आपको ये शेंगेन क्षेत्र दिखता है। तो आप जब वर्ल्ड का मैप देखते हो, जैसे ये वर्ल्ड मैप है तो ये जब आप वर्ल्ड मैप चेक करते हो तो इस मैप में जब हम देखते हैं तो ये जो इधर वाला जो इलाका दिखता है ना, ये यूरोप जो है ना, यूरोप के इन देशों को कहते हैं आपके बोलते हैं यूरोपीय संघ। क्या नाम देते हैं? यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश मेंबर है? 27। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश मेंबर है? 27 देश मेंबर हैं। तो इन यूरोपीय संघ के 25 देशों ने मिलकर किस संगठन का निर्माण किया है? शेंगेन। ये शेंगेन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? ये इधर वाला। ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें ये तो कनाडा, ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और ये यहां पर नीचे मैक्सिको आ जाता है, ये ब्राजील है, ये ब्राजील है पूरा। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। और आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था, एक देश का नाम पढ़ा था, पनामा, पढ़ा था ना? किसका सदस्य बना है पनामा? किस अलायंस का मेंबर बना है? बताओ बताओ, आप बताओ, बताओ किस संगठन का मेंबर बना है पनामा? आप बताओ शेखावत साहब, नहीं बता, आप बताओ। हाँ, क्लास में थे ना पिछले शनिवार को, सारे ही थे, 5-7 नहीं होंगे। बताओ, कोई बता दो दूसरा है। सारा आई सही दिखियो को नहीं तब आई को नहीं। मैं 3 बार पढ़ा चुकी हूँ, पेज नंबर 4 को, पेज नंबर 2 को और पेज नंबर 3 को। रूम नंबर 3, रूम नंबर 2, रूम नंबर 4, इनको तो पढ़ा चुका 3-3 बार। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बिना जूता मानने वाला आदमी को नहीं। अरे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है? 97वां। इसका मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें टोटल मेंबर कितने हो गए वर्तमान में? 97वां देश कौन सा बना है? पनामा। और पनामा कहाँ है? क्या है पनामा? तो पनामा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां सदस्य देश बना है। बताओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? आप बताओ, आप बताओ, रुको, आप बताओ, आप रुक जाओ रे, आप बताओ। गुरुग्राम कहाँ है? गुरुग्राम में विश्व के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से केवल एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संगठन हमारे भारत में है। बाकी किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर भारत में नहीं है, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को छोड़कर। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। और इसका गठन कब किया गया था? 2015 में। कब किया गया था? 2000। अब आप बताओगे किस सम्मेलन में किया गया था? आपने मेरे से प्रश्न भी किया था उस दिन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किस संगठन में किया गया था? 2015 का कौन सा संगठन, कौन सा सम्मेलन हुआ था? हाँ तो बता दे, बताओ, आप बताओ। ये तो तू भी पूछे उन्हें, बता तो। अरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के कौन से सम्मेलन में? 21वें। कोप नहीं पढ़ा था क्या? कोप, कोप के अब तक कितने सम्मेलन हो गए? 28। कितने हो गए? 28वां कहां हुआ था? यूएई। 29वां कौन सी जान? अजरबैजान। कहां होगा? तो कोप के अब तक 28 सम्मेलन हो गए, और कोप का जो 21वां सम्मेलन हुआ था ना, वो हुआ था 2015 में। और वो सम्मेलन हुआ था पेरिस, फ्रांस में। और उस सम्मेलन में किस संगठन का निर्माण किया गया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत और फ्रांस ने किया था।
चलो एक आप मुझे बताओ थे, G20 समिट में किस नए अलायंस का गठन हुआ? आप क्लास में थे उस दिन, आप बता दो इधर कोई। अफ्रीकी संघ का नहीं है, अफ्रीकी संघ तो मिला था G20 में। आप बताओ, आप बताओ, इधर वालों को तो क्या ही पूछो, पढ़ाई नहीं बोलेंगे। पढ़ाई कौन बताओ, बिना पढ़ाई के निहाल कर से। हाँ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका गठन हुआ था इस बार G20 सम्मेलन में। और इसका सम्मेलन भारत, यूएसए और जापान की मध्यस्थता से हुआ था। और साथ में जापान नहीं माने तो मुख्य भूमिका में ब्राजील भी था। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन थे? लूला डी सिल्वा। G20 की अध्यक्षता मिली है ना उनको, कब मिली थी? 2023 से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक, कितने साल हो गए? इस एक साल के लिए अध्यक्षता किसको मिली है? ब्राजील को। यह है ब्राजील। अगला G20 सम्मेलन कहां होगा? ब्राजील में होगा। पिछला कहां हुआ था? तो भारत में, हमारे यहां हुआ था दिल्ली में। उससे पिछला हुआ था इंडोनेशिया में, यहां G20। तो यहां पर जो आपके क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरोपीय संघ। क्या बोलते हैं? और यूरोपीय संघ के 25 देशों ने मिलकर एक क्षेत्र और स्थापित किया जिसको बोलते हैं शेंगेन क्षेत्र। तो शेंगेन क्षेत्र में वर्तमान में 2 देश आंशिक रूप से मिले हैं, उनका नाम है रोमानिया और बुल्गारिया। बात समझ में आ गई? ओके। अगर आप इसको इस जगह को अगर आप ऐसे देखना चाहो तो ये जगह ये है, इस रूप में आपको दिखेगी। ये देखो, ये फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो दिख रहा है ना, एस्टोनिया वगैरह, ये स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है ना। तो ये आपको दिख, देखो स्विट्जरलैंड यूरोप के बीच में ना, तो स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप का खेल मैदान। ये देखो, ये बीच में चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे यूरोप के खेल मैदान के रूप में नाम देते हैं। तो इसे कहते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, या हेवन ऑफ वर्ल्ड, विश्व का स्वर्ग, और यूरोप का खेल मैदान, ये इसके उपनाम है। ठीक है। फिर देखो, अभी 7 अप्रैल गई है, कितनी अप्रैल गई है? और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस था? कौन सा था? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस बार थीम क्या थी? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, माई हेल्थ माई राइट्स, ये जो आपके थीम थी वो इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थी। ठीक। फिर भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस समूह के द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा के द्वारा। किस समूह के द्वारा? टाटा की एक बात और ध्यान में रखनी है कि इस बार जो आईपीएल हो रहा है, कौन सा आईपीएल? आईपीएल जो हो रहा है उसका स्पॉन्सर है टाटा। का स्पॉन्सर क्या है? टाटा। तने कोई बात पूछे जन तो तू चुप पूछे हैं? मणियो तो मैं मोस्ट स्विंग ने याद कर से ना। हाँ, अब देखो, ये अभी विश्व व्यापार संगठन जो है ना, हमने परसों में पढ़ा है WTO, विश्व व्यापार। WTO ने चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। किसने किया है? भारत ने। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए कौन सा खंड लागू किया है? और 5वीं बार लागू किया है। कौन सी बार? अभी शांति खंड क्या होता है? हैं? शांति खंड का मतलब, शांति खंड का मतलब ये होता है कि जैसे विश्व डिसाइड करता है किसी चीज को, विश्व है ना WTO, क्योंकि WTO के जो मेंबर हैं, WTO के जो मेंबर हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जितना उत्पादन है, उत्पादन से ज्यादा आप किसी चीज पर टैक्स नहीं लगा सकते। 10% से ज्यादा किसी चीज को आप टैक्स में नहीं डाल सकते। जिस चीज का जितना उत्पादन कर रहे हो उस पर 10% से ज्यादा चीजों पर आप टैक्स नहीं रख सकते। भारत ने कर रखा है 12% चावल पर। तो इसको क्या नाम दिया गया है? शांति खंड। क्योंकि भारत क्या है? एक विकासशील देश है। तो जो विकसित देश है वो तो कितना कर सकते हैं? 5%। और जो विकासशील देश है वो अधिकतम कितना कर सकते हैं? 10%। भारत ने कितना कर रखा है? 12%। भारत ने कहा हमारा गरीबी है, इसलिए सस्ते चावल मिल रहे हैं ना। भारत में सस्ते चावल नहीं दिए जाते क्या? 1 रुपए किलो अनाज, 2 रुपए किलो अनाज। तो ये आपके
शांति खंड के रूप में। तो WTO के विरोध में ये काम किया है। एक दो देशों ने आवाज भी उठाई, जैसे थाईलैंड ने ये कहा था कि भारत ने ना चावल पर टैक्स कम कर रखा है, भारत ने चावल पे टैक्स कम कर रखा है, इस वजह से भारत है ना धीरे धीरे चावल को दूसरे देशों में महंगे दाम में बेच रहा है। अपने देश में तो टैक्स चुरा रहा है और दूसरे देश में उसको बेच रहा है। तो थाईलैंड ने कहा था, तो उसके पक्ष में ऑस्ट्रेलिया वगैरह देश आए थे कि ये बात सही कर रहा है। भारत ने कहा क्या सही कर रहा है, थारे जीती पूरी जनसंख्या अभी तुम्हारे, हाँ हमारे प्रोग्रेस में है, सारी पूरी जनसंख्या अभी तुम्हारा रेलवे फॉर्म भरे तो हमारे रेलवे के फॉर्म भरते हैं, तो क्या बात करो थे। भारत बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए ध्यान में रखना कि शांति खंड लागू करने वाला WTO का कौन सा मेंबर है, भारत है। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। कब हुई थी, 95 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अभी मैंने बताया था स्विट्जरलैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं, यूरोप का खेल मैदान और विश्व का स्वर्ग कहते हैं। फिर देखो एक जगह है, एक गुजरात में एक जगह है कच्छ, कौन सी है, और वहां से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। हड़प्पा सभ्यता है ना, उस हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एक बस्ती की खोज कहां पर की गई है, कच्छ, गुजरात में। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर एक नाम है हिंदू नव संवत्सर 2081, थोड़ी सी इसकी बाद में बात करेंगे, पहले अन्य बातें कर लेते हैं। एक नाम है यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, ठीक है। अभी 2024 में जो यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप खेला गया उसमें रूस फर्स्ट पोजीशन पर रहा, भारत सेकंड पोजीशन पर रहा। भारत ने टोटल 26 मेडल जीते, जिनमें से 5 गोल्ड थे। रूस ने टोटल जितने मेडल जीते उनमें से इनके गोल्ड मेडल थे 8। तो मेडल टैली जो है ना, पदक तालिका, वो अकॉर्डिंग टू मेडल डिसाइड होती है, ठीक है। जिसके गोल्ड मेडल ज्यादा, तो गोल्ड मेडल के अनुसार है मेडल टैली जारी होती है। तो भारत कौन सी पोजीशन पर रहा था, सेकंड पोजीशन पर। ये मीराबाई चानू वाली बात आपने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, कि इसने क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला वेट लिफ्टर है। ये 49 किलोग्राम भार वर्ग से आपके वेट लिफ्टिंग में खेलेगी। होगी बातें पूरी। अब मैंने एक नाम लिखा है नव संवत्सर। क्या नाम लिखा है, नव संवत्सर। अब सुनो ये नव संवत्सर क्या होता है। नव संवत्सर का मतलब ये होता है कि ऐसा समय जिसमें सभी ऋतुएं समान हो, ऐसा समय जिसमें सभी ऋतुएं समान हो। अब हमारे हिंदू धर्म में एक समय, एक संवत चलता है जिसको बोलते हैं विक्रम संवत। कौन सा संवत, और इस विक्रम संवत में टोटल 12 महीने हैं। कौन से महीने हैं, प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं। जैसे महीना है चैत्र, पहला महीना कौन सा होता है, प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष को बोलते हैं बदी और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं सुदी। क्या बोलते हैं, बदी का मतलब बढ़ना और सुदी का मतलब घटना होता है, ठीक है। इसमें दिन बढ़ते हैं, इसमें दिन घटते हैं। तो प्रत्येक महीने में जैसे 12 महीने होते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, है ना, ऐसे। तो प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। अब हमारे महीने की शुरुआत किस पक्ष से होती है और वर्ष की शुरुआत किस पक्ष से होती है। तो अभी महीना चल रहा है चैत्र, कौन सा चल रहा है, चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष है, कौन सा पक्ष है, और शुक्ल पक्ष की जो एकम है, उस दिन हिंदुओं का विक्रम संवत के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। कौन से वर्ष की शुरुआत होती है, नए वर्ष की। और अभी कौन सा वर्ष लगा है, 2081। तो ये 2081 कब लगा है, चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को ही नया वर्ष क्यों मनाते हैं हम, इसलिए मनाते हैं कि इस दिन जो भगवान ब्रह्मा है, इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, सृष्टि का। सृष्टि रची थी इस दिन चैत्र शुक्ल एकम को, तो इसलिए हिंदुओं का नव संवत्सर शुरू होता है। अच्छा, एक तो नाम आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम आता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ना, ये होता है आपके अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित, और इसे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, इसमें 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में जैसे 30, 28 या 31 दिन होते हैं, तो टोटल 365 दिन होते हैं 12 महीनों में। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये शुरू कब हुए थे, तो देखो थोड़ी सी इसकी आप बातें और ध्यान में रखना। मैं इसको अलग से लिख देता हूं।
स्लाइड कहाँ से आएगी इसमें, ध्यान में ना, ठीक है ना। अब देखो, एक तो है आपके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, एक है राष्ट्रीय वर्ष या राष्ट्रीय कैलेंडर, सॉरी राष्ट्रीय कैलेंडर। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, एक है राष्ट्रीय कैलेंडर, एक है हिंदू कैलेंडर और एक है मुस्लिम कैलेंडर। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको हम कहते हैं आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसे कहते हैं शक संवत। क्या कहते हैं? शक संवत। जो हिंदू कैलेंडर है उसको कहते हैं विक्रम संवत। क्या कहते हैं? विक्रम संवत। और जो मुस्लिम कैलेंडर है उसे कहते हैं हिजरी संवत। ये किस संवत के अनुसार चलते हैं? हिजरी संवत के अनुसार चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, पूरे विश्व पर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन ने शासन किया है और ब्रिटिश लोग थे ईसाई, तो उन्होंने अपने ऐसे भगवान के अनुसार विश्व में कैलेंडर की शुरुआत कर दी। तो उन्होंने कहा जिस दिन हमारे इष्ट का जन्म हुआ तो उस दिन ईसा का जन्म हुआ। भाई ईसाइयों का इष्ट ईसा मसीह है, तो उन्होंने कहा जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो जिस दिन जन्म हुआ उस समय को मान लेते हैं जीरो, क्योंकि जिस दिन कोई भी चीज उत्पन्न होती है वो होती है जीरो। इसके बाद में जो भी है उसको आप लिखते हैं ईस्वी। क्या लिखते हैं? ईस्वी या एडी। क्या लिखते हैं? एडी। और अगर कोई ईसा के जन्म से पहले कोई बात हो गई तो आप लिखते हैं ईसा पूर्व है। क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व है। या इसको लिखते हैं आप एसी, इसको डीसी लिख दो। किसको? इसको बीसी लिख दो, लो कोई बात नहीं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट लिख दो, बीसी। तो ईसा पूर्व या बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। तो ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ वो समय था जीरो। आज ईसा मसीह के जन्म हुए कितने साल हो गए? 2024। कितने साल हो गए? 2024 हो गए ना अब। तो ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? अब एक भारत के एक राजा हुए थे विक्रमादित्य। नाम क्या था राजा का? विक्रमादित्य ने ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, कितने साल पहले? 57 साल पहले। पहले मतलब ईसा पूर्व या बीसी, 57 वर्ष पहले इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। कौन से संवत की शुरुआत की थी? विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर अभी कौन सा चल रहा है? 2024। कौन सा चल रहा है? 2024, यानी यहां से यहां तक, यही तो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। हाँ, कौन से नंबर में? वो फोटोकॉपी नहीं तैयार रखना आप। यहां से यहां तक का जो समय है इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार समय तो ये 2024 है। अब इससे 57 साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ, तो 57 साल पहले शुरू हुआ, तो अब क्या चल रहा है? 2024। इससे कितने साल पहले विक्रम संवत शुरू हुआ था कि 57 साल? तो वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा शुरू हो गया? 2000। अभी यही तो पढ़ा था चैत्र शुक्ल एकम को। तो अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो विक्रम संवत आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे होता है? 57 वर्ष आगे होता है। ठीक है, अब शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? सुनना, इस ईसा के जन्म के 78 साल बाद, कितने वर्ष बाद? ईसा के जन्म के 78 साल बाद शुरू हुआ। तो इसका मतलब 78 ये माइनस कर दो। 78 अगर ये मैं 2024 में से, 2024 में से मैं अगर 78 माइनस कर दूं तो क्या शक संवत नहीं आ गया क्या? तो शक संवत कौन सा चल रहा है वर्तमान में? 1946। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो एक आपके एक राजवंश आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, कुषाण राजवंश। कौन सा राजवंश? और कुषाण राजवंश का एक राजा हुआ था कनिष्क। कौन सा हुआ था? और कनिष्क ने इस आपके वर्ष को शुरू किया था। ठीक है, और नाम शक इसलिए पड़ गया कि इसको शकों ने मान्यता दिलाई थी। ठीक है ना, शक राजवंश जो हुए थे, शक उषाण हूण कुषाण, तो शकों ने इनको मान्यता दिलाई थी, इसलिए इनका नाम हो गया शक। अच्छा, बाद में इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको मान्यता कब मिली थी? 22 मार्च 1957 को। तो 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिली थी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। कल बाकी क्लास शनिवार को चर्चा करेंगे।